rotational motion when a body rotate about its own axis। जब कोई वस्तु स्वयं में जाने वाली अक्ष के परितः घूमती है। ये हमने एक रिजिड बॉडी ले ली, दृढ़ वस्तु। रिजिड बॉडी मतलब जिस पर फोर्स लगाएं उसका शेप चेंज ना हो, जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट। क्या अर्थ को भी रिजिड ऑब्जेक्ट मानेंगे? हाँ, तो अर्थ को भी अपन रिजिड ऑब्जेक्ट मानेंगे, अर्थ को भी रिजिड ऑब्जेक्ट मानेंगे। ये क्या है? ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष। एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष। आगे बढ़ जाएं। रोटेशनल का ट्रांसलेटरी से एनालॉगी देखिए, क्या इस एनालॉगी पर क्वेश्चन आता है? हाँ, रोटेशनल मोशन ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मतलब इसमें स्थान बदलेगा, रेखीय गति, लीनियर मोशन। घूर्णन गति, रेखीय गति। लीनियर मोशन, रेखीय गति, या स्थान बदलेगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे? स्थानांतरी गति, स्थानांतरीय। ट्रांसलेटरी मोशन में जैसे आप लिखते हैं F = ma, फोर्स की जगह यहां पर क्या लिखेंगे? टॉर्क। m की जगह I, a की जगह अल्फा। टॉर्क। बल आघूर्ण। टॉर्क क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स, बल का आघूर्ण। टॉर्क होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, बल का आघूर्ण। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसको बेटा रफ में लिख लो, R क्रॉस F। टॉर्क = कितना लिखेंगे? R क्रॉस F। बेटा नोट्स बनाते जाएं, सभी बालक नोट्स जरूर बनाएंगे। टॉर्क = R क्रॉस F। इसका यूनिट बता पाएंगे आप? न्यूटन मीटर। इसका डायमेंशन वर्क, एनर्जी, हीट, टॉर्क, कपल, कैलोरी, एक जैसा डायमेंशन है। कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, सबका डायमेंशन एक जैसा होता है। तो टॉर्क का यूनिट क्या कहेंगे आप? न्यूटन मीटर।
एफ क्या है? फोर्स। ट्रांसलेटरी में, स्थानांतरी में जो काम बल का है गुणन में, वही काम बल आगुण का है। स्थानांतरी गति में, ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम फोर्स का है रोटेशनल में, वही काम टॉर्क का है। m इज इक्वल टू मास है, द्रव्यमान। एक ही जगह लिखें, एक्सेलरेशन, त्वरण। एक ही जगह क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन, त्वरण। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? और आपको पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और थर्ड लॉ भी बना सकते हैं। और न्यूटन ने ये लॉ किसमें लिखे? एक बुक है इनकी, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया बुक रिटन बाय सर आइजक न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। जब भी रेट आए टाइम से डिवाइड किया जाए। जब भी रेट आए टाइम से डिवाइड किया जाए। टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बल आगुण बराबर कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। टॉर्क बराबर डीजे, एंगुलर मोमेंटम को जे से भी लिखते हैं और एल से भी लिखते हैं। आगे बढ़ना होगा। एफ बराबर डीपी बट्टे डीटी की जगह टॉर्क बराबर डीजे बट्टे डीटी। लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग P इज इक्वल टू एम भी। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें कोणीय संवेग, इसकी डेफिनेशन जैसे टॉर्क कहते थे मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको क्या कहेंगे अपन? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, संवेग का आघूर्ण। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, संवेग का आघूर्ण, संवेग का। तो एल वेक्टर इज इक्वल टू, जैसे आर का मल्टीप्लाई कर देते थे, क्या इसको जे से भी लिख सकते हैं? हाँ, आर क्रॉस पी, एम भी आर, एम भी आर। या ऐसे भी लिख सकते हो, एम की जगह आई और बी की जगह
कोई एल से लिखता है, कोई जे से लिखता है। एम इक्वल टू मास है, वी वेलोसिटी है। और कुछ नहीं कहा जाए तो अपने आप ही ये रहता है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग। डबल निशान मतलब याद करना है, डबल निशान मतलब याद करना। एम भी क्या बन गया, आई ओमेगा। एम की जगह आई लिख लिया, बी की जगह ओमेगा। ओमेगा के दो दो नाम, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कोणीय आवृत्ति, ओमेगा के दो दो नाम, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो काम रेखी गति में जड़त्व का है, इनर्सिया का है, मास का है, वही काम घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का है। जो काम लीनियर मोशन में मास का है, द्रव्यमान का है, वही काम घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का है। याद रखेंगे, खोखली वस्तु का जड़त्व आघूर्ण ठोस वस्तु से अधिक होता है। जो ऑब्जेक्ट हॉलो हैं और सॉलिड है, तो किसका इनर्सिया ज्यादा होगा, हॉलो ऑब्जेक्ट का इनर्सिया ज्यादा होगा, हॉलो ऑब्जेक्ट का इनर्सिया ज्यादा होगा। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में किसका इनर्सिया ज्यादा होगा, हॉलो स्फीयर का। खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण ठोस गोले से अधिक होगा। रिंग और डिस्क में किसका इनर्सिया ज्यादा होगा, रिंग यानी वलय, छल्ला, डिस्क मतलब चक्ति, चक्र, प्लेट, तो रिंग का, क्योंकि रिंग खोखली है और डिस्क सॉलिड है। रिंग वलय खोखली है और चक्ति ठोस है। अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन देनी होगी तो क्या देंगे, देखो, जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, ds अपॉन dt। इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी, अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करें तो एंगल कितना लेंगे, 2 पाई, और टाइम कितना लेंगे, t। क्या अपन इसको 2 पाई f लिख सकते हैं, लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। इसका यूनिट तो बताइए, एंगल का यूनिट रेडियन हो गया और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा का जो यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। ऐसे ही लीनियर एक्सेलरेशन, ये लीनियर वेलोसिटी हो गया। क्या लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में कोई रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। याद रखना, इसका वेक्टर फॉर्म में आर बाद में आएगा। लीनियर आर कहां रहा है, बाद में, और रोटेशनल में आर कहां था, है पहले। जैसे ये टॉर्क रोटेशनल क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर से लिख लो, कोणीय संवेग, तो टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ।
डायरेक्ट याद रखेंगे, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, एल वेक्टर बराबर आर क्रॉस पी। अगर हम लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें, रेखीय त्वरण इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt, तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखो भाई, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर बात करें अपन एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, अल्फा से लिखो डी ओमेगा अपॉन dt, रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ना होगा, क्या आगे बढ़ जाएं, जहां छूट जाए वो पीडीएफ में से लिख लेना। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, स्थानांतरीय, क्या होता है फॉर्मूला स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का, वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, क्योंकि m भी पॉजिटिव, v का स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, बोलो m की जगह क्या लिखोगे? आई, v की जगह ओमेगा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कोई रिलेशन होता है? तो रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध, रेखीय संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध। क्या बताएंगे? P इज इक्वल टू √2 me। E क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? यहां पर बोलिए, लीनियर की जगह क्या कहेंगे? लीनियर की जगह बोल देना रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, कोणीय संवेग। आर क्यों लगा रहे हैं? रोटेशनल के लिए, घूर्णन के लिए। कोणीय संवेग व घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध। देखिए, तो P की जगह क्या लिखेंगे? P की जगह J लिखो या L लिखो। एंगुलर मोमेंटम को या तो J से लिखते हैं या L से लिखते हैं। J इज इक्वल टू M की जगह I लिख दें और E ट्रांसलेटरी की जगह E रोटेशनल। क्या इसको ऐसे भी लिख पाओगे? J स्क्वायर या L स्क्वायर, कोणीय संवेग को कोई J से लिखता है, कोई L से लिखता है, तो L स्क्वायर अपॉन 2I, L स्क्वायर अपॉन 2I। तो M जहां मास है, M जहां मास है, वहां उसकी जगह क्या यूज किया अपन ने? I, इनर्सिया। आगे बढ़ जाएं। ये अपन ने एक रेक्टेंगुलर रॉड ले ली, ये प्लेन लेमिना है, L लेंथ है इसकी और विड्थ भी है। इसका इनर्सिया आप याद रखेंगे, M L स्क्वायर और ये एक्सिस कौन सी कहोगे? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन and passing through its CM, center of mass, अपने तल के लंबवत, अपने तल के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के परतः अपने तल के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली रेखा की परत। इसे डायरेक्ट याद करना है। जैसे आप एक रजिस्टर लें और उसको सेंटर ऑफ मास के परतः घुमाएं, जैसे कृष्ण भगवान अब चक्र घुमाते। क्या ऐसा भी हो सकता है लेंथ और विड्थ बराबर हो जाए? लेंथ और विड्थ तो अब इसको स्क्वायर बोल देंगे। क्या कह देंगे? स्क्वायर। ये क्या था? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल शेप था, आयताकार रॉड थी, और ये वर्गाकार। तो लेंथ और विड्थ बराबर लिख देंगे तो आ जाएगा I इज इक्वल टू ML स्क्वायर अपॉन 6। कभी कभी लॉन्ग रॉड देंगे, लॉन्ग रॉड लंबी छड़
तो विड्थ 0 लिख देना इसमें। तो I इज इक्वल टू आप कितना लेंगे, ml स्क्वायर अपॉन 12। ये डबल निशान मतलब इन्हें याद कर लेना। इसका शेप बार मैग्नेट जैसा है, इसका शेप कैसा है, दंड चुंबक जैसा, रजिस्टर जैसा आपके। ये जो कॉपी आती है छोटी वाली वैसा स्क्वायर शेप, चारों साइड इक्वल है। और ये लंबी छड़ है, लॉन्ग रॉड, जिसमें विड्थ है ही नहीं। कभी कभी वो रेडियस ऑफ जायरेशन पूछते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालेंगे भाई, आई की जगह केवल आपको क्या लिख देना है, कोई भी इनर्सिया हो, K इज इक्वल टू L अपॉन √12। I इज इक्वल टू जो हम m के स्क्वायर लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला, वेयर यहां K क्या है, K इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन। K इज इक्वल टू लिखें रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन गुणन त्रिज्या। K इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन गुणन त्रिज्या। K क्या है, गुणन त्रिज्या। तो इनर्सिया अपन याद कर लेंगे और रेडियस ऑफ जायरेशन उसी से गुणन त्रिज्या निकालनी है। तो अपन I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिख देंगे। I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर में K क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन यानी गुणन त्रिज्या। बढ़ जाएं आगे। अगर हम रिंग लें, रिंग के वैसे तो आपको 4 केस याद करने हैं, लेकिन अभी हम आपको 2 केस याद कराएंगे रिंग के लिए। रिंग वलय याद रखने का तरीका भी बताएंगे। डिस्क, तो रिंग सबसे पहला केस, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स CM, अपने तल के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के परतल। ये वही एक्सिस है, जेड एक्सिस कह सकते हैं आप इसको, ये वाली परपेंडिकुलर वाली। तो रिंग I बराबर याद रखेंगे mr स्क्वायर, और डिस्क में इसी केस में D शब्द आ रहा है, D, तो D से याद रखना 2, D में क्या छुपा है, 2। क्या इन केसों में हम रेडियस ऑफ जायरेशन बता पाएंगे? इनर्सिया हमने याद कर लिया, समझ जाओ, इनर्सिया याद है,
तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी याद है। यहां पर भी देखें, दोनों में अंतर क्या है? एक खोखला है और एक ठोस है। क्या रेडियस ऑफ जायरेशन मास पर डिपेंड है? नहीं, मास कैंसिल हो गया। तो क्या मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड है? हाँ, द्रव्यमान वितरण पर निर्भर है। दूसरा केस ले लें। केस तो 4 हैं, पहले 2 केस ही ले रहे हैं। अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स व्यास के परता। अब इसमें एक शब्द आ गया डायमीटर। डायमीटर में छुपा है डी। डी मतलब 2, और इसमें डी डी 2 और 2। ये केवल याद रखने का तरीका है, क्या कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? हाँ, कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, ये होते हैं डायमीटर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? डायमीटर। और जेड एक्सिस को क्या कहते हैं? ये रहा जेड एक्सिस। तो एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है लंबवत अक्ष प्रमेय, आई जेड प्लस आई एक्स प्लस आई वाई। जेड एक्सिस के परता पता है, और ये डायमीटर प्लस डायमीटर कितना आ गया? आई डी बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2। तो रिंग का इनर्शिया डिस्क से ज्यादा होगा। कच्चा अंडा और उबला अंडा, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? हाँ, रॉ एग का इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि उबलकर अंडा ठोस हो जाएगा। आगे बढ़ना होगा। अर्थ का इनर्शिया पूछेंगे तो अर्थ को मानेंगे सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला। बढ़ जाए आगे। और केवल स्फीयर बोले, गोला मतलब ठोस गोला, याद रखना। सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। खोखला गोला। इसमें केस देखिए, 2 केस इसमें भी याद करेंगे। अबाउट इट्स डायमीटर, व्यास के परता। इसको क्या कहेंगे? डायमीटर, व्यास कहेंगे। तो याद रखना, हॉलो में आपको डब्लू में 3 नजर आ रहा होगा, खोखला में भी 3 नजर आ रहा होगा। 2/3। क्या आपको सॉलिड में 5 नजर आ रहा है? क्या आपको स्फीयर में भी 5 नजर आ रहा है? और केवल स्फीयर कहें, केवल गोला कहें, तो गोला मतलब ठोस गोला। गोला मतलब ठोस गोला। तो सॉलिड स्फीयर, ये डबल निशान क्यों? इसको याद रख लेना।
about its tangent, about its tangent, स्पर्श रेखा के पर। देखो टेंजेंट वाली लाइन इसके पैरेलल है, और पैरेलल है तो क्या ऐड कर देंगे, आई बराबर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या कहती है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस एम आर स्क्वायर ऐड कर दो, तो एम आर स्क्वायर ऐड कर दो, सेंटर ऑफ मास से तो इतना है, तो 5/3 एम आर स्क्वायर। इसमें देखिए, यहां पर भी देखिए सॉलिड में एम आर स्क्वायर ऐड कीजिए। ये कैसे ऐड कर देते हैं एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से। 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे, 7/5 एम आर स्क्वायर। क्या किसी भी केस में आप रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल पाएंगे, गुणन त्रिज्या आई बराबर एम के स्क्वायर रख देंगे। आई बराबर, जिन पे हमने डबल निशान लगाए हैं आप भी डबल निशान लगा दें। आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर के इज इक्वल टू लिख दीजिए √7/5 है आर। के इज इक्वल टू लिख दीजिए। तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए, गुणन त्रिज्या निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, आई बराबर एम के स्क्वायर रख देते हैं। गुणन त्रिज्या निकालने के लिए, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए आई बराबर एम के स्क्वायर। अब कुछ बात क्वेश्चनों से कर ली जाए, कुछ मुलाकात क्वेश्चनों से भी हो जाए। किसी पहिए का कोणीय संवेग, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा तो अपन उसको ट्रांसलेटरी में लेके चलेंगे, रेखी में। तो संवेग कितना हो रहा है, 2L से 5L, इतने टाइम में हो रहा है। टॉर्क पूछा, अगर यही क्वेश्चन लीनियर में होता है, स्थानांतरी गति में, तो टॉर्क की जगह क्या कहते हैं, फोर्स। F बराबर dp/dt, इसकी जगह क्या कहें, टॉर्क बराबर dj/dt। एंगुलर मोमेंटम को J से भी लिखते हैं और L से भी लिखते हैं। टॉर्क बराबर, कितना टाइम लग रहा है, टाइम देखिए 3 सेकेंड, और डिफरेंस ऑफ L 2L और 5L में कितने का डिफरेंस है, 3 का। केवल डिफरेंस देखते हैं, कितना आ रहा है आंसर, L। तो टॉर्क बराबर dj/dt, टॉर्क बराबर dj/dt। बताइए, रेखी गति में बल गुणन गति में किसके समरूप है। तो आपको पता है, यदि F इज इक्वल टू आपने लिखा ma, जो काम फोर्स का है वही काम वहां किसका है, टॉर्क का। आई अल्फा, F की जगह क्या लिखोगे, टॉर्क। बोलो, F की जगह क्या लिखा, तो जो काम फोर्स का है वही काम अपन क्या कहेंगे, टॉर्क का है। जो काम फोर्स का है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, द रोटेशनल एनालॉगी ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन, तो आप क्या कहेंगे, टॉर्क। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है। क्या दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं,
हाँ, फोर्स और टॉर्क दोनों ही सदिश राशि हैं। फोर्स और टॉर्क दोनों ही सदिश राशि है। यदि किसी निकाय पर बाह्य बलागुण कार्य न करे तो निम्न में से कौन कंजर्व रहेगा? देखिए, एक खास बात देखिए, सुने, इधर देखें बेटा, अगर फोर्स ना लगे तो हम कहेंगे P कंजर्व रहेगा। P नियत रहेगा। ऐसे ही टॉर्क ना लगे, वो कह रहा है अगर टॉर्क नहीं लगेगा तो J कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान रखना, अगर हम मोमेंटम बदलना चाह रहे हैं, मोमेंटम बदलने का मतलब क्या है? यदि एक रोड पर बॉल पड़ी है और हमने उसमें लात मार दी, फोर्स लगा दिया, तो उसका मोमेंटम बदल गया, संवेग बदल गया। संवेग क्या होता है? m इंटू बी। तो फोर्स लगाने से मोमेंटम बदलता है, संवेग बदलता है। उसी तरह टॉर्क लगाने से एंगुलर मोमेंटम बदलता है, उसी तरह टॉर्क लगाने से एंगुलर मोमेंटम बदलता है। बल आघूर्ण लगाने से कोणीय संवेग बदलेगा, बल लगाने से रेखीय संवेग बदलेगा। अब हम कहें हम बल नहीं लगा रहे, तो हम क्या कहेंगे? रेखीय संवेग नहीं बदलेगा। अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो लीनियर मोमेंटम नहीं बदलेगा, फोर्स लगाओगे तो लीनियर मोमेंटम बदलेगा। ऐसे ही टॉर्क नहीं लगाओगे तो एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा, टॉर्क लगाओगे तो एंगुलर मोमेंटम बदलेगा। टॉर्क लगाओगे तो एंगुलर मोमेंटम बदलेगा, टॉर्क नहीं लगाओगे तो एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। तो बलागुण नहीं लगाओगे तो कोणीय संवेग नहीं बदलेगा, और बलागुण लगाओगे तो कोणीय संवेग बदलेगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम टॉर्क नहीं लगा रहे, तो बदल पाओगे एंगुलर मोमेंटम को? नहीं, ना वैल्यू बदल पाओगे ना डायरेक्शन। जब टॉर्क की बात हो रही है तो लीनियर क्वांटिटी की बात हो ही नहीं सकती है। बताइए कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? देखो, W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क क्या होता है? पावर, शक्ति, वर्क अपॉन टाइम होता है। ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी स्केलर प्रोडक्ट है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और कैपिटल जी को आप जानते हैं, ये कैसी क्वांटिटी है? आपको वेक्टर क्वांटिटी नहीं समझ में आए तो उनके फॉर्मूले रख के देखिए। जैसे टॉर्क के हमने आपको कई फॉर्मूले लिखाए, क्या तुम्हें रफ याद है? क्या तुम्हें पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर याद है? क्या तुम्हें एम बी सर याद है? ई को एंड में लिखा था, बी को बाद में लिखा था। क्या आपको टॉर्क इज इक्वल टू बी ना याद है? ये बी को बाद में लिखते हैं, ई को क्या हम रट लें? टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी यहां रट लो, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? टॉर्क जो है, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? ये देखिए, एक ही पदार्थ के एक ठोस गोला है और एक खोखला गोला है, उनके बीच अंतर बताया जा सकता है। तो बताइए कैसे अंतर कर पाएंगे दोनों में? हाँ, अगर अपन उनका इनर्शिया कैलकुलेट कर लें, किसी नत समतल पर एक साथ लुढ़काने पर, तो इसमें गोले का भार नहीं मापना है आपको,
लेकिन इनर्सिया कैलकुलेट करेंगे तो भार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, हाँ, ये दोनों एक जैसे गोले हैं, दोनों एक जैसे, कलर भी एक है, सब कुछ एक है, बस एक सॉलिड है और एक हॉलो है। तो अपन क्या करें, उनको दोनों को एक साथ एक जैसा टॉर्क लगाकर लुढ़काने पर, तो लुढ़काने पर अलग अलग इनर्सिया की ऑब्जेक्ट जब अपन लुढ़काएंगे तो हाँ अलग अलग टाइम पर वो पहुंचेंगे, अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगे। ये देखिए, डायमीटर में 1% इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उसके इनर्सिया में अंतर बताइए। तो I बराबर mr², बेसिक फॉर्मूला। तो I का r² से कैसा रिलेशन है, 6% तक पावर का मल्टीप्लाई, वो एक कहें तुम, क्या I प्रोपोर्शनल R की पावर 4 नहीं हो सकता? ध्यान रखना, जब वो सेम थिकनेस सेम मटेरियल का है, फिर क्या हो जाएगा, m की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख देंगे, वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू थिकनेस रख देंगे। तो ये कब लगाओगे, सेम थिकनेस सेम मटेरियल, समान मोटाई, समान पदार्थ दिया जाए, I प्रोपोर्शनल R की पावर 4 लगाएंगे। I प्रोपोर्शनल R की पावर 4 लगा दोगे, हाँ, कब, जब सेम थिकनेस, जैसे इसमें सेम थिकनेस दे दी, बेसिक फॉर्मूला mr², mr²/2 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को तो प्रोपोर्शनल रिश्ता देखना। सेम थिकनेस में क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आयतन इंटू घनत्व, और आयतन को एरिया इंटू थिकनेस लिख लें। बोलो, अब एक r² इसमें छुपा, एक इसमें, तो कितना हो गया, क्या हम डायरेक्ट रट लें, सेम थिकनेस सेम मटेरियल आए, समान मोटाई, समान पदार्थ आए, तो I प्रोपोर्शनल R की पावर 4 लिख सकते हैं बेटा, वो डबल कह रहा है, डबल, तो 2 की पावर 4 रिश्ता कितने का बनेगा, 16 का, 16 गुना कोई दे रहा है क्या? क्या I प्रोपोर्शनल R² से डायरेक्ट 2 का स्क्वायर 4 नहीं कर सकते? नहीं, क्या दे दिया, सेम थिकनेस, तो थिकनेस तक तो पहुंचना पड़ेगा। यहां पर क्या किया है, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को क्या लिखा, एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम को क्या लिखा, एरिया इंटू थिकनेस, 80। क्या तुम्हें याद है, सभी बालक रट लें इसको, प्लेन लेमिना, एक रेक्टेंगल ले लो, घुमा दो इसको, बेटा रोहित इधर देख लें, I is equal to m l² 12, m l² plus b² upon, I is equal to m l² plus b² upon 12, I is equal to m l² plus b² upon 12,
अभी ये कंसेप्ट बताया नहीं, अभी आ जाएगा, चिंता ना करें। इसको देखिए, अभी अपन को और भी इनर्शिया याद करने हैं। ये बेटा एक पतली एल लेंथ की हमने रॉड ले ली और इसकी हमें रेडियस ऑफ जायरेशन घूर्णन त्रिज्या पूछी है। तो इसका फॉर्मूला हमने रट लिया, I इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12। I इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12। और हमने आपको बताया घूर्णन त्रिज्या निकालने के लिए क्या ये ml स्क्वायर अपॉन 12 रट लें? हाँ, जो अपन ने अभी बार मैग्नेट के लिए लिया था इनर्शिया, प्लेन लेमिना के लिए, रेक्टेंगुलर रॉड के लिए, आयताकार छड़ के लिए ml स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, उसमें विड्थ को 0 रख देना है और I बराबर ml स्क्वायर अपॉन 12। बेटा विषय किधर देख लें, I बराबर m के स्क्वायर, I बराबर m के स्क्वायर। बेटा अंकित इधर देखें, ये हमें एक डिस्क दी है और ये देखिए सेंटर हो गया इसका। अब क्या रेडियस ऑफ जायरेशन, तो आपको पता है डिस्क के लिए जो इनर्शिया था वो कितना था, mr स्क्वायर बाई 2। यहां हमने I की जगह m के स्क्वायर रखा तो k बराबर आ गया r अपॉन रूट। क्या आप रूट 2 की वैल्यू जानते हैं? बोलो, 1.414। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 0.707। तो अब R कुछ दिया है, R कितना दिया है बोल दो, R 2.5 दिया है। 25 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.76 सेंटीमीटर। क्या तुम्हें K इज इक्वल टू R अपॉन रूट 2 याद है? हाँ याद है। क्या रेडियस ऑफ जायरेशन मास पर डिपेंड है? नहीं, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड है, द्रव्यमान वितरण पर निर्भर है। आगे बढ़ जाए, I इज इक्वल टू घूर्णन त्रिज्या किस पर निर्भर है? क्या मास पर डिपेंड है? नहीं। मास पर डिपेंड है? नहीं। क्या मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड है? बिल्कुल है, क्योंकि हॉलो में ऑब्जेक्ट में मास कहां डिस्ट्रीब्यूट रहता है? सरफेस पर। खोखली वस्तु में मास कहां होता है? सरफेस पर। और सॉलिड में मास कहां होता है? सभी जगह। तो इस बात पर डिपेंड है, इस बात पर इनर्शिया डिपेंड है और उससे घूर्णन त्रिज्या में अंतर आ जाएगा। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन एवं एक्सीलरेशन, जैसे अबाउट इट्स डायमीटर, व्यास के परता रेडियस ऑफ जायरेशन अलग आएगी डायमीटर के अबाउट, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अलग आएगी रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या रेडियस ऑफ जायरेशन मास पर डिपेंड है? नहीं है। रिंग के साथ डी आए, डिस्क के साथ डी आए, रिंग के साथ एक डी आ रहा है तो डी मतलब दो आएगा, और डी डी डिस्क के साथ डायमीटर आ रहा है 2 और 2 4। ऐसे याद कर ले, रिंग के साथ डी आ रहा है,
और सेंटर ऑफ मास से होकर जाते तो एम आर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, और इधर डिस्क में सेंटर ऑफ मास मतलब एक डी आ रहा है, याद रहेगा, डी डी डिस्क प्लस डायमीटर, रिंग प्लस डायमीटर, एक दो तो आएगा। अगर डिस्क के साथ डायमीटर आ जाए तो बोल देंगे बोथ। इधर ध्यान दें बेटा, a wheel of mass 10 kilogram has a moment of inertia 160 kilogram meter square. About its on axis the radius of gyration will be. घूर्णन त्रिज्या पूछी है। I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर बोल दें। I कितना है? फोर मीटर कर दे। I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। I इज इक्वल टू कितना बोलेंगे? एम के स्क्वायर। I इज इक्वल टू, ये बताइए क्या जड़त्वागुण मास पर डिपेंड है? हाँ है। जड़त्वागुण अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर भी। हाँ, ऑल, जब भी बोथ आए ऑल आए थोड़ा रुका करो। इसको देखिए, एल ए व एल बी का रेशियो पूछा है। ए का एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी का रेशियो दिया है। आपको लीनियर में याद है, रोटेशनल में जे या एल से लिख देते हैं लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम। बोलो एम की जगह आई, ई की जगह ई रोटेशनल। एल ए 1/2, आई ए ई रोटेशनल। कुछ बातें उसने दी हैं, कौन कौन सी दी हैं? आई ए बटे आई बी कितना हो जाएगा यहां से? 1/4। बोलो, और ई ए बटे ई बी कितना हो जाएगा? 100। 25 का रूट कितना आएगा? 5। भाई उसने क्या गिवन है आपको? आई ए इज इक्वल टू आई बी अपॉन 4। तो आई ए बटे आई बी 1/4। ई ए 100 ईबी, ई ए बटे ईबी कितना हो जाएगा? 100। समझ में आ गया? तो आज की बात रखते हैं यहीं तक, शेष बात होगी कल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा?